कानपुर लोकसभा सीट के लिहाज से भी हॉट सीट मानी जाती है और इस सीट की अगर बात की जाए तो इस बार की लड़ाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत दिलचस्प हो चली है, क्योंकि इस बार सपा कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं आलोक मिश्रा, तो वही बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी। यहाँ पे रमेश अवस्थी जी चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं, खुद भी चाय पी रहे हैं, जनता के लिए उन्होंने चाय बना के रखा हुआ है समर्थकों के लिए अपने, और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बाहर उनको चाय भी पिला रहे हैं। ये लोगों जो साथ चलते हैं, आपके समर्थक जो आपके प्रचार करने वाले लोग हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं आप ऐसे चाय पिला पिला के। बिल्कुल, देखिए हर आदमी का सम्मान होना चाहिए। आपके साथ वो चलते हैं, आपके साथ 12 से 14 घंटा समय देते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती कम से उनको स्नेह दें। टाइम मिल जाता है खाने पीने के लिए अपने लिए? कुछ चाय ऐसे पी रहे हैं आप, चलते चलते खाना खाना पड़ता है? सच पूछिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सुबह से जैसे अभी चाय पी रहे हैं, तुरंत निकल रहे हैं, खाना थोड़ा पैक हो जाता है, उसी में खाया जाता है, और उसी में जब कई समर्थक हमारे साथ में बैठते हैं तो आप जानते हैं कि खाना एक जगह पैक होता है तो सबको साथ में खिलाना पड़ता है। खिलाना भी चाहिए, सब लोग साथ में खाते हैं, तो वही दिनचर्या है। कोई टाइम नहीं है कि कब खाना खाना है, कब चाय पीनी है, जहाँ मिल गया जो मिल गया वही खा लिया। कानपुर सीट आपके लिहाज से कितनी चुनौती आपके लिए है, क्योंकि आप भी पहली बार चुनावी मैदान में है, रोल बदल चुका है आपका, जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं, चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं इसे? मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी चुनौती है कानपुर में। जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ तब से लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ कानपुर में। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, मॉडल है कि एक लोकसभा में कितने मंडल होते हैं, तो हमारे यहाँ 18 मंडल हैं। 18 मंडलों में मैंने लगातार शुरुआत से बैठकें की, सैकड़ों में कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मिला। यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, उनके मन में बीजेपी से टिकट भी होगा, लेकिन सबका टिकट काट के आपको बांट दिया गया, तो लगता है आपको कि जो बाकी लोग हैं उनको इस बात से दिक्कत हो रही होगी, कहीं गुटबाजी का शिकार ना हो जाए, कहीं भीतरघात ना हो जाए? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जब आप चुनाव की तैयारी करते हैं, टिकट मांगते हैं, तो तमाम लोग होते हैं टिकट मांगने वाले। मिलना तो एक ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टिकट एक आदमी नहीं दिला सकता। हमारे यहाँ कोई आदमी कह दे कि ये कोई टिकट जुगाड़ से ले आए, ये असंभव किसी तरीके का यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ बाकायदा एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ पहले जिले से नाम जाता है, फिर क्षेत्र से नाम जाता है, फिर प्रदेश से नाम जाता है, फिर प्रदेश के बाद हमारे यहाँ फिर दिल्ली नाम जाता है, कोर कमेटी तय करती है, कोर कमेटी के बाद फिर डिस्कशन होता है बाकायदा। तो इतनी लेयर्स हैं कि आप कोई व्यक्ति अगर कह दे कि आप टिकट मैं दिला दूंगा, तो मेरी गारंटी कोई हिंदुस्तान में टिकट नहीं ला देगा। तो इसलिए सबका धन्यवाद देना चाहिए। टिकट तो मिल गया, लेकिन चुनौती बेशुमार है आपके सामने। कांग्रेस के प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहाँ से आलोक मिश्रा हैं, ब्राह्मण वो भी हैं, बसपा के प्रत्याशी भी हैं यहाँ से भदौरिया जी, तो लगता है आपको त्रिकोणीय मुकाबला है कानपुर में और चुनौती आपके लिए बड़ी हो रही है? कोई मुकाबला नहीं कि देखिए, जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो एक बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का हार चुके हैं, उसके बाद लड़ने के बाद गायब हो गए, अपना के स्कूल चलाते हैं। तमाम लोग जो उनके यहाँ स्कूल में जाते हैं, जो अनियमितता हो रही है उस पर जाँचें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि, तो मैंने कहा कि जब इन सब में बड़े हैं तो वो हार में भी बड़े होंगे। सबसे बड़ी हार उनके और ये रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप नोट कर लीजिए, गठबंधन हो या विपक्षी दल हो, जब से यहाँ चुनाव हुए हैं तब से सबसे बड़ी हार विपक्ष की होने जा रही है, और सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। अब मैं आपको आज के लिए कभी जीएसटी का मुद्दा होता है, कभी सुरक्षा को लेके यहाँ पे चुनौती बनती है, कभी फैक्ट्रीज चुनौती बनती है, कभी वसूली चुनौती बनती है, तो कुछ तो आपने रोड मैप बनाया होगा कि कानपुर को कैसे साधेंगे आप, कैसे काम करेंगे कानपुर के? ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ, मैं कानपुर में यहाँ लगातार मुझे लगता है मैं 1986 में यहाँ मैंने LLB किया। मैं एडमिशन जब मैंने लिया था तब से लेकर लगातार मैं यहाँ छात्र राजनीति में रहा। SD कॉलेज में मैंने पढ़ाई शुरुआत की, उस समय से मैं छात्र राजनीति बना। तो कानपुर के बारे में मैं आज से कई साल पहले से मैं जानता हूँ कि गली मेरी यहाँ देखी हुई है, एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ। तो कानपुर के लोग, कानपुर मेरे लिए कोई नया नहीं है। एक वीडियो आया और उसमें आरक्षण को लेकर इशारा किया गया, उसको हालांकि फेक वीडियो भी कहा गया, लेकिन मुद्दा गर्मा गया आरक्षण को लेकर, और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए। जब PM को सामने आके कहना पड़ता है कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि देश का बड़ा तबका आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा मानता है, और इस पर विपक्षी पार्टियां जो बातें कह रही कि अगर सरकार बनी बीजेपी की तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा होने वाला है कानपुर में भी, और कानपुर में भी जो लोग हैं इस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी देखिए, ऐसा है कोई मुद्दा नहीं, ये तो विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा तब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्पष्ट कर दिया कि कोई आरक्षण खत्म करने वाले, न कोई योजना थी, न कोई उसका मतलब है, ये सिर्फ
केवल खिसियाहट, फिर कोई मुद्दा मिल जाए, अरे भाई आरक्षण समाप्त करने की हमारी पार्टी की हमारी कोई योजना नहीं है, आरक्षण लागू रहे। उनको डर है कि वो 400 सीट अगली बार आ रही है तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये सिर्फ भय दिखाया जा रहा है लोगों में, क्या और लोग भी जानते हैं कि मुद्दे तो बेरोजगारी को भी लेकर के हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई बात बेरोजगारी पर करते नहीं, बात महंगाई पर करते नहीं, बात करप्शन पर करते नहीं, और सिर्फ मंदिर मस्जिद करके बस वोट लेने की स्ट्रेटेजी है। आप 2014 में हमारी सरकार पहली बार आई, 2014 से पहले कितने स्कैंडल थे हिंदुस्तान में, आप देखते थे कहीं कोई नेता जेल जा रहा, कोई फिर बाहर आ रहा, किसी पे चार्जशीट लग रही है। तो ये करप्शन का कितना बड़ा मुद्दा। आज हमें आप 10 साल में कोई प्रकरण बताइए कि कभी कोई करप्शन में कोई किसी चीज़ में कोई जेल गया हो या कोई बहुत बड़ा स्कैंडल भारतवर्ष में हो गया है। रोज़गारों में हम लोगों ने रोज़गार देने की बात की, आज हम लोग हज़ारों ने लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा जा चुकी है कि उसके आगे ये सब बौने हैं। आज आप बताइए विपक्ष में कौन सा नेता है जिसको अगर हम तुलना करें माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये इसकी तुलना में ये व्यक्ति इतना है, वो अगर 100% है तो ये तो 10% भी नहीं है। आज देश और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है। और जब हम लोग 2014 से पहले जब जाते थे, आप भी गई होंगी, तब आप वहाँ सिर्फ चर्चा होती थी कि अरे भाई वो नेता जेल कब गया, वो छूट के कब आएगा, सिर्फ करप्शन भ्रष्टाचार। और यूपी की बात की जाए, यूपी में आप 2017 से पहले देखिए, आप व्यापारी वर्ग की बात कर रही थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज व्यापारी उसका बच्चा अगर 10 मिनट लेट आ जाता था